प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और किसी भी दल को अपने दम पर इस बार बहुमत हासिल नहीं हुआ है। यानी कि सरकार बनाने के लिए जो 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, कोई भी दल उस आंकड़े को पार नहीं कर पाया है। सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, जिसने 240 सीटों पर विजय हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी 99 पर अटक कर रह गई है। यानी कि लगभग 2.5 गुने का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटों पर सफलता हासिल की है। कुछ जगह पे 292 आ रहा है, कुछ जगह पे 293 आ रहा है, लगभग में इतना ही मान लीजिए। इसलिए जो परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्री पोल अलायंस यानी चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है, अगर उसे बहुमत मिल रहा होता है तो उस गठबंधन के लिए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार देश में बनेगी। उसको लेकर आज बैठक भी हो गई है। सभी राजग के जो घटक दल हैं उन्होंने बैठक की और उसके बाद में ये तय हुआ कि भाई 7 तारीख को यानी कि परसों दोबारा बैठक होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि क्या एक बार फिर जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो उतनी दृढ़ता से और उतनी मजबूती से काम कर पाएगी जितनी मजबूती से उन्होंने पिछले 2 जो कार्यकाल हैं 2014 से 2019 तक और 2019 से लेकर 2024 तक उसमें काम किया। खास तौर से 2019 से 2024 के बीच में जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को जो है वो निष्प्रभावी करना, 35A को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना और बहुत सारे काम किए। नागरिकता संशोधन कानून जो है उसे तैयार करना, उसे लागू करवाना। क्या इस तरह के कार्य अब 2024 से 2029 तक के अपने इस कार्यकाल में वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम हैं जो बाकी हैं और जिनके बारे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2024 से 29 के बीच में उन कामों को करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह का अभियान प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, आपका सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छेड़ रखा है, क्या वो अभियान थम जाएगा? इस तरह की तमाम बातें राजनीतिक विश्लेषकों में और जो भी लोग राजनीति में थोड़ी सी रुचि रखते हैं, आर्थिक मामलों में रुचि रखते हैं, उनके बीच में फैली हुई हैं। खास तौर से जिस बात पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, और बिहार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो लोग, ये दोनों नेता क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार बनेगी इसका नेतृत्व करने वाले दल यानी कि भाजपा को ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करने या अपनी मर्जी के काम करवाने का प्रयास नहीं करेंगे? क्योंकि ये सरकार इनके सहारे पे टिकी होगी। अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में से इन दोनों में से कोई एक दल निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजग के पास बहुमत का आंकड़ा रहेगा। 293 में से अगर हम 16 घटा दें तो 277 बचते हैं, और अगर हम जो टीडीपी की सीटें हैं और अगर 12 सीटें घटा दें जेडीयू की तो भी आपके पास 281 सीटें बचती हैं। इस स्थिति में भी राजग के बहुमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राजग में से टीडीपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां निकल जाती हैं किसी वजह से नाराज होकर, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी।
तो जिस तरह का प्रशासन, जिस तरह की सरकार पिछले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, क्या उतनी आज़ादी से और उतनी दृढ़ता से वो फैसले अपने इस 24 से 29 वाले कार्यकाल में ले सकेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस दबाव से वो कैसे पार निकलेंगे, कैसे इससे उबर पाएंगे? तो इसके लिए एक जो उपाय मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो थिंक टैंक है और जो उनके करीबी लोग हैं, वो निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि अगर मराठा क्षत्रप, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार जी की, अगर शरद पवार जी को वो अपने खेमे में ले आए, इस बार शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी शरद चंद्र पवार, क्योंकि मूल जो एनसीपी है वो तो अजित पवार जी की हो चुकी है, तो शरद पवार जी की एनसीपी को अगर राजग में शामिल कर लिया जाए तो उनके 8 सांसद हैं इस समय पर। और शरद पवार जी मुझे नहीं लगता है कि इस बात से बहुत ज़्यादा असहज महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में अपनी बेटी सुप्रिया सूले का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है। अजीत पवार जिन्होंने अलग पार्टी बनाई है वो महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय राजनीति के लिए सुप्रिया सूले जी दिल्ली आ जाएंगी। दोनों ही दल, जो एनसीपी टूटी थी, उनके भतीजे अजीत पवार ने अलग एनसीपी जो कर ली थी और उसी को मुख्य मूल जो है एनसीपी का दर्जा मिल गया है, दोनों ही हो सकता है कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। सुप्रिया सूले केंद्र में मंत्री बन जाएं। जैसे ही केंद्र में सुप्रिया सूले मंत्री बनेंगी, टीडीपी और राजग इन दोनों का ही महत्व या इनकी ब्लैकमेलिंग का जो मादा है या जिसको कहें इंटेंसिटी, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम 293 में 8 जोड़ते हैं तो इसकी संख्या 301 हो जाती है, और यदि 292 हैं सीटें उसमें 8 जोड़ते हैं तो संख्या 300 हो जाती है। और 300 में से अगर हम टीडीपी और जदयू की मिला करके 28 सीटें, 16 टीडीपी की और 12 सीटें जेडीयू की, इनको घटा दें 28 सीटों को, तो भी 272 और 301 के केस में 373 का आंकड़ा बना रहता है। सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आएगा और अपेक्षाकृत आसानी से सरकार चलती रहेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं पहले से, एक अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के लिए मान लें तो कुल मिला के 273 सांसद उनको चाहिए, यानी 33 सांसदों की उनको व्यवस्था करनी है अपना बहुमत बनाए रखने के लिए। तो 17 सांसद ऐसे भी हैं जो कि अन्य हैं, अन्य दलों के हैं या फिर निर्दलीय हैं। थोड़ा सा प्रयास करके इनमें से भी कुछ सांसदों की व्यवस्था या उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसकी ओर से किया जा सकता है। इसकी मुझे संभावना दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों को ये संदेह है कि 24 से 29 की सरकार बहुत ढुलमुल होगी या ये अटल जी वाली स्थिति बन जाएगी या मनमोहन सिंह जी वाली स्थिति बन जाएगी, मुझे इसकी संभावना ना के बराबर दिख रही है। क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चली थी, चाहे 2004 से लेकर 2009 तक हो गई या 2009 से लेकर 2014 तक हो गई, उस पर पूरी तरीके से जो उनके सहयोगी दल थे, जो उनकी कुर्सी के पाए थे, वो लगातार हिल रहे थे और मनमानी कर रहे थे। और जब अटल जी ने 2004 तक गठबंधन की सरकार चलाई थी, उसमें उन्होंने अपने मूल एजेंडे को, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा था, उसे एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ये उठाना पड़ा कि 2004 से लेकर 2014 तक वो सत्ता के बाहर रही। और जिस तरह से गठबंधन के लिए समझौते करके मनमोहन सिंह जी ने 2004 से लेकर 2014 तक सरकार चलाई, उसकी वजह से 2014 और 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं प्राप्त हुई कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर पाते। इस बार उन्हें कम से कम इतनी सीटें मिल गई हैं कि अब इस बार लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष का पद होगा और उस पर कांग्रेस का कोई ना कोई सांसद होगा, चुना जाएगा। लेकिन 240 सीटें पर्याप्त हैं, कम नहीं हैं। केवल 33 सीटें कम हैं और बहुमत के लिए तो केवल 32 सीटें। एक अगर हम लोकसभा अध्यक्ष को लगा लें तो 33 सीटें या 33 सांसदों का और समर्थन चाहिए, जिसको जुटा पाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिखाई देता कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वैसी ढुलमुल सरकार 2024 से 2029 तक भी चलने वाली नहीं है। ये सरकार, ऐसा मेरा अपना मानना है, कि अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी और पूरी मजबूती के साथ 5 साल तक दृढ़ता से निर्णय लिए जाएंगे। हो सकता है उतनी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन ढुलमुल रवैया भी सरकार का दिखाई नहीं देगा। और इसके लिए एक बड़ा दाव नरेंद्र मोदी और उनके जो रणनीतिकार हैं उनकी ओर से ये हो सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए और शरद पवार जो हैं, जो अभी तक INDIA यानी कि इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो जाएं। इस तरह की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। क्या होगा ये जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।